दिल्ली में पीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख पीएम आवास पहुंचे। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह भारत के राजनीतिक और सामरिक शौर्य का प्रतीक है। हमने सिर्फ सीमा पर ही हमला नहीं किया, हमारी सेना की धमक रावलपिंडी तक भी पहुंची, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस प्लांट के उद्घाटन के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस ऑपरेशन की सफलता के लिए जवानों को बधाई। आतंकवाद प्यार की भाषा समझने वाली चीज नहीं है। भारत सरकार का बड़ा फैसला, अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था। करीब 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका प्लांट लखनऊ में लगा है और आज इसका उद्घाटन हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद भारत के साथ प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं और पड़ोसी देश के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत में इन पर चर्चा की जा सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद ही गोलीबारी की घटना सामने आई। भारत ने भी इस पर कड़ा एक्शन लिया है और जवाब दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय सेना इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। अब 12 मई को दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आगे की बातचीत में ही तय होगा कि आगे का रास्ता क्या हो रहा है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान से बातचीत का अनुरोध आना यह बताता है कि वो अलग थलग पड़ चुका है। संघर्ष विराम की आधिकारिक घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिखा, हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद देते हैं। सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों को सामान्य समझदारी और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट करके कहा कि शांति सहमति के लिए भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की सराहना करता हूं। दोनों देशों के नेताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया। कश्मीर समस्या के समाधान में हम मदद करेंगे। युद्ध के बीच बिना शर्त यूक्रेन के बातचीत को तैयार रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 15 मई को इस्तांबुल में दिया है बातचीत का ऑफर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में वांग यी ने कहा कि चीन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद का सभी रूपों में विरोध करता है और वो उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति और सहमति रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत सरकार के प्रवक्ता की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर 2-3 दिन पहले ये हुआ होता तो हमने जो कीमती जानें गंवाई है वो नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि युद्ध विराम हो या ना हो, भारत को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए। जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीज फायर पर कहा कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। हमें आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, वो भी एक्स पर। संसद का सत्र बुलाना चाहिए। बहुत सवाल खड़े हुए हैं। सरकार की ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी चाहिए। भारतीय सेना की स्ट्राइक में कांधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर इस पर फूट कर रोया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को मार गिराया था, उसका नाम सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक सेना के स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान का नाम शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज किए पाकिस्तान के दावे। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। भारत की कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने जिन ड्रोनों पर भारत पर हमला किया वो तुर्की के बने हुए थे। इस ड्रोन का नाम असिस गार्ड सोंगर है। ये ड्रोन पाकिस्तान को अभी हाल ही में तुर्की से मिले थे। पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल किया और भारत ने इन सारे ड्रोन्स को मार गिराया।
जैसलमेर में मिसाइल नुमा वस्तु जो मिली थी उसका सफलतापूर्वक डिफ्यूजन आर्मी और क्यूआरटी टीम द्वारा कर दिया गया है। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद है। पाकिस्तान की गोलीबारी में बिहार के लाल ने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया है। छपरा के नारायणपुर गांव निवासी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार की शाम जम्मू आरएसपुरा में पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हो गए। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के श्री राम नाइक के इकलौते बेटे मुरली नाइक जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए जम्मू कश्मीर में गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने शहीद हुए सैनिक मुरली नाइक के परिवार के साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद राइफलमैन सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जम्मू के त्रेवा गांव में उनके घर लाया गया। वे आरएसपुरा सेक्टर 10 मई को ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। पाकिस्तान हमले में शहीद हुए सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर आज राजस्थान के झुंझुनू के मेहरादास गांव पहुंचेगा। वे उधमपुर के 39 विंग एयरबेस में मेडिकल असिस्टेंट सर्जन के पद पर तैनात थे। उनकी 11 साल की बेटी ने कहा कि मैं भी बड़ी होकर पापा के जैसे फौजी बनूंगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर पवन कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा सूबेदार मेजर पवन कुमार का अंतिम संस्कार। जयपुर के जवान ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। धनखड़ भारतीय सेना में सेवारत थे। वर्तमान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर वो तैनात है। सतना में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हुए हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को अंतिम विदाई दी गई। प्रिंस गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। राज्य सरकार ने प्रिंस गर्ग को शहीद का दर्जा और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। यूपी के बुलंदशहर में नोएडा की 2 महिलाओं के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया गया। एक को मेरठ में फेंक दिया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की को खुर्जा में फेंक दिया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने अकाउंट से पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट शेयर की, जिसके बाद पोस्ट वायरल होते ही सकल हिंदू समाज ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल छात्रा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। श्रीगंगानगर में सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करना एक को भारी पड़ गया। घड़साना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर सेना की जानकारी इन्होंने साझा की थी। सीज फायर के बाद देश में हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। कल ही दिल्ली से ग्वालियर पहुंची पहली फ्लाइट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद थे देश के कई एयरपोर्ट। 4 धाम में फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। बीच में कुछ समय के लिए हुआ था बाधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धामों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। तीर्थयात्रियों की भी जांच की जा रही है। सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का फैसला लिया है। पंजाब के सीएम ने कहा, देश हित और सेना के लिए पंजाबी पानी क्या खून भी हम देने के लिए तैयार रहते हैं। ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मारी, जिससे स्कूटी सवार युवक की कई फुट तक हवा में उछला। वहीं टक्कर के बाद कार ने स्कूटी को कई मीटर तक घसीटा। सागर में बारातियों से भरी बस जिरई गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस अनियंत्रित होकर पलट गई और खेत में जा गिरी। कोटा में एक अनियंत्रित कार ने 4 बच्चों को कुचला। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। चालक की तलाश जारी। गंगापुर सिटी में तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला शामिल। एक युवती अस्पताल में भर्ती। शादी समारोह में शामिल होने आए थे सभी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ की अफीम को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 30 किलो अफीम के साथ एक कार भी जब्त हुई है। सागर की देवरी में संदिग्ध अवस्था में मिला युवती का शव। युवती का शव देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव की पहचान करके परिचितों को सूचना दी है। बालाघाट के कई इलाकों में भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है। यहां पानी की किल्लत के चलते लोगों को रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतें हो रही है। यहां लामता तहसील के कई गांव जल संकट से जूझ रहे। पीने के पानी के लिए ग्रामीण एक हैंडपंप पर निर्भर है। अंबिकापुर के कई इलाकों में तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जिले के कुछ इलाकों में भूजल की समस्या भी देखने को मिली है। वहीं कुएं का पानी भी पूरी तरह से सूख चुका है। गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू का वन विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा। हरी लकड़ियों के तस्करों के खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी है। झुंझुनू रेंज में 10 दिनों में 15 से अधिक गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है। बड़वानी में अवैध रूप से लकड़ियों का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास एक लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी। तहसीलदार बाबू सिंह ने कार्रवाई करते हुए ट्रॉली को जब्त कर लिया है। अशोकनगर के बडेरा गांव में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से 2 ट्रक गेहूं जब्त किया है। फिलहाल जांच जारी है।
भारत ने जम्मू और कश्मीर के सलाल डैम के अधिकतर गेट्स खोल दिए हैं। ये बांध रियासी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। इससे पहले गुरुवार को भारत ने जम्मू कश्मीर में बगलिहार बांध के अधिकतर गेट्स भी खोल दिए। मंदसौर के गांधी सागर बांध के 5 छोटे गेट खोल दिए गए हैं और करीब 79 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अनुमान के अनुसार 4 दिनों में गांधी सागर बांध से 892 एमसीएम पानी छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में बेमौसम बरसात और तूफान का तांडव लगातार जारी है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। ऐसे ही हालात विकासनगर के भी हैं। आंधी तूफान और मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही तूफान के चलते भारी भरकम पेड़ भी धराशायी हो गए। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में पार्क की फेमस बाघिन डीजे और बाघ MB3 एक साथ घूमते नजर आए। टाइगर रिजर्व में घूम रहे पर्यटकों ने यह नजारा देखा तो उत्साहित हो गए और बाघ बाघिन का वीडियो बनाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही T20 2025 की दोबारा शुरुआत को लेकर जल्द आधिकारिक ऐलान कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन में बैठक में IPL की नई तारीख को लेकर फैसला लिया जाएगा।